हजारों करोड़ों रुपए भी अगर आपके पास हैं तब भी शायद हो सकता है आप एक इनकम्प्लीटनेस अपने जीवन में फील करें। तो आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो काम तो शुरू करते हैं, धंधा तो शुरू करते हैं, जॉब तो शुरू करते हैं, लेकिन 2 साल बाद मिलो, 3 साल बाद मिलो तो किसी और नौकरी में या और कारोबार में मिलते हैं। स्विच कर देते हैं। स्विच कर देते हैं। मान लो कोई गलत किया, बहुत अच्छा किया, तो आपको लगता है किसी पर्सन ने किया या इसका ब्रेन ऐसा है? बाहरी रिश्तों की शुरुआत होने का जो जड़ है वो है वैरायटी इन देयर लाइफ, कि मेरे पति की ये नीड हैं जिसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो खुश नहीं रहेगा। आप कुंडली मिलवाते हैं, मिलवाइए, कितने गुण मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मिलवाइए, लेकिन साथ में PIP एनालिसिस टेस्ट ज़रूर करवाइए शादी करने से पहले, कि अगर आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो एक PIP का बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फाउंडर PIP और बिजनेस PIP सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? क्या ये चैलेंज आता है? सो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स की जो शायद है और हमें पता नहीं चलती। होता क्या है कि हम बैठे बैठे खो जाते हैं, बैठे बैठे हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि यार क्या मेरे में कमी है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। आपका बिजनेस हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, हर जगह हम परेशान हैं। हो सकता है आपके पास लाखों रुपए हो, करोड़ों रुपए हो, फिर भी आप परेशान हैं। आइए जानते हैं आजकल लोग इतना परेशान क्यों है, उसका सॉल्यूशन क्या है भी या नहीं भी। और इस पॉडकास्ट में हम साइंटिफिक रीज़न से समझेंगे, कोई हवाई बातें नहीं करेंगे, कोई जादू टोना टोटका की बात नहीं करेंगे, साइंटिफिक बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। और पॉडकास्ट के एंड में आप एक थैंक यू ज़रूर लिखोगे कि सर आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट लिया। आइए हम बात करते हैं हिमांशु सर से। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच चंदन जी। ग्रेट सर, एंड थैंक यू सर। 2-3 दिन से हमारी बात हो रही है कि पॉडकास्ट करते हैं। सो आपसे जब मीटिंग हुई थी, जब हम ऑफ कैमरा बैठे थे, तो बहुत सारे आपने साइंटिफिक टूल के बारे में बताया था, राइट, जो बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ फाउंडर मुझे अच्छा लगा कि यानी कि कुछ ऐसे असेसमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे लोग अपने बारे में जान सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपनी साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के बारे में जान सकते हैं, और एक बहुत बड़ा ब्लेंडर होने से बच सकता है। आप देखिए डेथ रेशियो कितना हो गया, लोग सेपरेट हो रहे हैं, इवन नॉर्मल कुछ झगड़ा हुआ नेक्स्ट डे वो अलग हो रहे हैं। लोग अपने कुछ बच्चों से परेशान हैं, बच्चे पेरेंट्स से परेशान हैं, जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है और एम्प्लॉय को लगता है बॉस की प्रॉब्लम, मतलब कोई किसी को समझना नहीं चाह रहा है। सो इस पॉडकास्ट को हम उसी डायरेक्शन में रखेंगे। जो आपने 2-3 हमें मेथड्स या प्रोसेस बताए थे वो आप अच्छे से बताएंगे। तो वो क्या है सर, क्या सही में इन सब चीज़ों का निजात है वो? आज हम ना चंदन जी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एग्जैक्ट रूट पर जाएंगे। ओके। आजकल ना हम सिर्फ और सिर्फ ऊपरी टेम्परेरी सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। आज चाहे एंजाइटी है, आज चाहे ओवर थिंकिंग है, आज चाहे डाइवोर्स है, आज चाहे सुसाइडल केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, आज ये सब जितनी भी चीज़ें आज हमें दिख रही हैं ना समाज में, ये सिर्फ एक सिम्टम है। और इस सिम्टम को सॉल्व करने पर हम टेम्परेरी सॉल्यूशन पर तो काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका परमानेंट कॉज क्या है, किस कारण से ये हो रही है, अगर इसको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें तो आपकी पूरी लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो सकती है। आज आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा कि हजारों करोड़ों रुपए भी अगर आपके पास हैं तब भी शायद हो सकता है आप एक इनकम्प्लीटनेस अपने जीवन में फील करें। आपने एक बहुत अच्छा सवाल कहा कि आज डाइवोर्स इंक्रीज़ हो रहा है, ओवर थिंकिंग इंक्रीज़ हो रही है, एंजाइटी इंक्रीज़ हो रही है, और एक कहीं ना कहीं एक अकेलापन और एक बेचैनी सी लोगों को अपने अंदर फील होती है। हाँ, बैठे बैठे लोग लगता है यार लो एनर्जी फील कर रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इस पर बात करेंगे, बहुत ही डीप में आज हम बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं एक सवाल के साथ आज के पॉडकास्ट को शुरू करूँगा, और सवाल ये है, क्या कभी हमने इस तरीके से सोचा कि जब हम सब पैदा होते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट अर्थ पर, तो हम सब लोग लगभग सेम से ही होते हैं। बिल्कुल। आपने अक्सर ये सुना होगा लोगों को कहते हुए, बच्चों को लेकर स्पेशली, अरे
सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं। बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन जिद करेगा, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन शैतानी करेगा, बच्चा अगर चंचल नहीं होगा तो कौन होगा। मतलब अक्सर ऐसे जनरल स्टेटमेंट हम बच्चों को लेकर सुनते हैं और हमें पता ही है कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे तो झूठ नहीं बोलते, बच्चे तो शैतानी ही करते हैं, बच्चे तो जिद ही करते हैं, बच्चे तो रोते ही हैं। सब नहीं सुना है। हाँ, एक बिलीफ बना हुआ है, एक बिलीफ बना हुआ है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि जब हम सब लोग इस प्लैनेट अर्थ पर आए थे तो लगभग एक जैसे ही थे। एक बिहेवियर था, एक पैटर्न, एक ही बिहेवियर था, एक ही पैटर्न था, एक ही जिद थी, एक ही सब कुछ था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब हम बड़े हुए तो लाइफ के अंदर आउटपुट और रिजल्ट सबके अलग अलग होते चले गए। कोई व्यक्ति सफल बना, कोई व्यक्ति फेलियर बना, कोई व्यक्ति कामयाब बना, कोई व्यक्ति कामयाब नहीं बना। ऐसा क्या है जो हम सबको एज अ इंडिविजुअल डिफरेंट बनाता है? आज हम इस पर बात करेंगे और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी फुलफिलमेंट के साथ, कंप्लीटनेस के साथ अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। ह्यूमन ब्रेन इकलौता ऐसा ब्रेन है 84 लाख यूनियों में, 84 लाख स्पीशीज में, जो सेल्फ रीप्रोग्रामेबल है। ओके। मतलब आप अगर मैं आपसे पूछूं चंदन जी के लगभग ठीक है 1400 करोड़ साल हो गए हमारे प्लैनेट अर्थ को, ठीक है, या यूनिवर्स को, 450 करोड़ साल हो गए हमारी इस धरती को, और 350 करोड़ साल से ये दुनिया है, राइट सर, अर्थ है, ठीक है। तो सवाल मेरा ये है कि डायनासोर्स थे, इसके आगे और भी स्पीशीज थी, इंसान के पास क्या वो एक ऐसी चीज थी जिसके कारण आज वो इस प्लैनेट अर्थ पर रूल कर रहा है या जिंदा है? क्या वो एक ऐसी चीज है जो बाकी स्पीशीज में नहीं है? एक तो सेंस है। किसके कारण सरवाइव कर रहा है इंसान? सिर्फ सरवाइव किसके कारण कर रहा है? हाँ, राइट, दिमाग के कारण ही तो कर रहा है। अगर ये दिमाग हटा दो तो क्या शेर का मुकाबला कर सकता है इंसान? एलिफेंट का मुकाबला कर सकता है इंसान? नहीं। मतलब अगर आज भी सामने आ जाए शेर तो इंसान की कोई औकात नहीं है। इंसान तेज भाग नहीं सकता, इंसान के कोई बड़े बड़े दांत नहीं है, इंसान के शारीरिक तौर पर देखोगे तो इंसान बहुत सारी स्पीशीज से आज पीछे है। हाँ। लेकिन दिमागी तौर पर देखोगे तो बहुत सारी स्पीशीज को वो लीड करता है। कारण क्या है? बाकी स्पीशीज में मॉड्यूल्स होते हैं, हमारे ह्यूमन स्पीशीज में प्रोग्रामिंग होती है, और इन्हीं प्रोग्रामिंग के अंदर एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं PIP। PIP की फुल फॉर्म है प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड। ओके। मतलब आप अपनी लाइफ में क्या फैसले लेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, क्या चॉइसेस लेंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी ये जो 6 PIPs हैं ये फुलफिल्ड हो रही हैं कि नहीं। ओके। यस। आप अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं, जितने भी चॉइसेस ले रहे हैं, या आपने जितने भी चुनाव किए हैं अभी तक, वो भी इसी बात पर निर्भर करेगा कि इन 6 में से आपकी जो डोमिनेटिंग PIP है वो फुलफिल्ड होती है कि नहीं। आप अच्छा। चंदन जी, आप जहां पर भी अभी हैं उन फैसलों को लेने के पीछे का एक पैटर्न है। हाँ, हमें नहीं पता होता है तो हम अपने हिसाब से लेते हैं। अपने हिसाब से लेते हैं। हाँ। लेकिन वो पैटर्न्स कहाँ से आता है? वो पैटर्न आता है आपकी इन PIP से। क्या उसके पीछे बिलीफ सिस्टम भी है? क्योंकि लोगों का अपब्रिंगिंग ऐसी है, किस फैमिली में रह रहे हैं, क्या एजुकेशन है। मतलब जो आपने बोला कि बच्चा बड़ा होता है जब, ठीक है, तो कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग नहीं हैं, तो बताया क्या जाता है कि भाई आपको एजुकेशन उस लेवल की नहीं मिली, आपकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई, आपकी सोसाइटी वैसी नहीं थी, आपको सिखाया नहीं गया। मतलब अभी जो इंसान अपने को समझाता है, जिसको नहीं समझ है, बिल्कुल वो PIPs के अराउंड में ही सारा गेम आपका चलता है। उस पर ही हम बात करेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। बिलीफ सिस्टम पे भी मैं बहुत डीपर लेवल पर बात करूंगा, ठीक है। तो ये सब क्लियर होता चला जाएगा। तो PIP की फुल फॉर्म क्या है? प्री इंस्टॉल्ड। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब जो पहले से आपके दिमाग में इंस्टॉल्ड हो रखी है, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं सबके। बिलीफ सिस्टम एक अलग हो गया। ओके, ठीक है। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम कैन चेंज। बिलीफ सिस्टम्स आर टेम्परेरी। बिलीफ सिस्टम तो बदल सकते हैं, लेकिन PIPs बदल नहीं सकती। ओके। PIPs प्री इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड का मतलब ही ये है कि वो पहले से ही आपके ब्रेन में इंस्टॉल्ड होकर यूनिवर्स ने दिए हैं। PIP लाइक अगर हम बात करें प्री इंस्टॉल, कोई हम फोन लेते हैं, बिल्कुल कुछ एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड है, बस बिल्कुल जिसको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके।
चाहकर भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी आपके फ़ोन में है और आपके फ़ोन को चलाने के लिए वो नेसेसरी एप्लीकेशन है, वो चाहिए ही चाहिए। वो बैटरी पीछे खाती रहेंगी आपकी, ठीक है। तो उनको हमने क्या बोला, प्री इंस्टॉल्ड, जो पहले से इंस्टॉल्ड हैं, आपकी साइकोलॉजी की जो नीड है, और ये 6 होती हैं। 6 ऐप मान लो। हाँ, 6 ऐप मान लो आपके दिमाग में। हाँ, राइट। तो 6 तो सबके अंदर है, मतलब इस दुनिया में जो भी इंसान है उसके अंदर ये 6 मतलब हैं तो हैं। लेकिन इन 6 में से कोई 2 या 3 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हायर डोमिनेटिंग साइड पे होंगी। ओके, ठीक है। ये जो डोमिनेटिंग साइड पर आपकी पीआईपी हैं, इनको सेटिस्फाइड करना, इनको फुलफिल्ड करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ये आपने फुलफिल्ड नहीं करी, या आपने सेटिस्फाइड नहीं करी, या आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसे चुनाव ले लिए हैं जिसमें ये फुलफिल्ड नहीं हो रही हैं, तो आप अकेलेपन के साथ, एम्प्टीनेस के साथ, लोनलीनेस के साथ, अनफुलफिलमेंट के साथ, डिप्रेशन के साथ, एंजाइटी के साथ, जितने भी इश्यूज हैं उनके साथ आप गुजरेंगे, अगर ये डोमिनेटिंग पीआईपी आपकी फुलफिल्ड नहीं हुई। और ये क्या पर्सन टू पर्सन अलग होते हैं? हाँ, हर व्यक्ति के अलग है। अच्छा, हर व्यक्ति का अलग, मतलब हर व्यक्ति की अलग हो सकती हैं कॉम्बिनेशन। हाँ, इसमें तो किसी का अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड है, दैट इज द अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ओके। अनिश्चितता का मतलब क्या है? अनिश्चितता का मतलब है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो अनिश्चितता वाले हैं, मतलब उनको अनिश्चितता पसंद है, अनसर्टेनिटी पसंद है, इनकी लाइफ में डिसीजंस लेने के जो पैटर्न्स होंगे, उन पैटर्न में देखने को मिलेगा कि उनको लाइफ के अंदर वैरायटी चाहिए। ओके। वैरायटी मतलब जो भी डिसीजंस होंगे इनकी लाइफ में, उनको उसमें इनको न्यूनेस चाहिए। मतलब इनको खाने में न्यूनेस चाहिए, इनको घूमने में न्यूनेस चाहिए, इनको कपड़ों में न्यूनेस चाहिए, इनको एजुकेशन में न्यूनेस चाहिए, इवन इनको नौकरी में भी न्यूनेस चाहिए। हाँ, रिपीट में बोर हो जाते होंगे। बोर हो जाते हैं। मतलब ये एक काम को ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। तो आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो काम तो शुरू करते हैं, धंधा तो शुरू करते हैं, जॉब तो शुरू करते हैं, लेकिन 2 साल बाद मिलो, 3 साल बाद मिलो तो किसी और नौकरी में या और कारोबार में मिलते हैं। स्विच कर देते हैं, मतलब बहुत लंबा समय तक किसी भी काम में ठहर नहीं पाते, ठहराव नहीं है। आजकल तो यूथ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। इनका कहने, अगर आप इनको 1 करोड़ रुपए आप देंगे, बोलेंगे जी जाओ इन्वेस्ट कर दो, तो जो अनसर्टेनिटी वाला होगा, जो अनिश्चितता वाला व्यक्ति होगा, ये उन 1 करोड़ रुपए को ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पर रिस्क तो हाई होगा। ये सेफर साइड नहीं खेलेगा, ये गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, एफडी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये कहेगा जी ट्रेडिंग करते हैं, ये कहेगा जी क्रिप्टो में लगाते हैं, फटाफट चाहिए। ओके, रेडी चाहिए। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर। तो ये मुझे लगता है रेस्टोरेंट में टेबल पे वेट भी नहीं करते होंगे, अगर उसने बोल दिया 20 मिनट बाद आएगा। नहीं, पेशेंस इज डिफरेंट थिंग। ओके। ये वैरायटी है, मतलब पेशेंस और वैरायटी दोनों अलग चीज़ हो गई। इसको वैरायटी चाहिए, मतलब खाने में वैरायटी चाहिए। अगर रोज घर के अंदर एक ही टाइप का खाना बन रहा है तो इसकी घर में लड़ाई होनी ही होनी है। शादी कर लेते हैं ये लोग? शादी कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। शादी कर लेंगे, शादी कर भी लेंगे, और होता है कुछ साल चल भी जाए। ओके। देखिए, हमारे ब्रेन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड है वो पॉजिटिव वे से फुलफिल्ड होती हैं या नेगेटिव वे से फुलफिल्ड होती हैं। इसको तो सिर्फ एक बात से लेना देना है कि फुलफिल्ड होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कि एक व्यक्ति है जिसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बहुत ही डोमिनेटिंग है। इसको न्यूनेस चाहिए, बहुत बोर हो जाता है बहुत जल्दी लाइफ में ना, मतलब नई नई जगह रेस्टोरेंट जाना है, घूमने जाना है, लेकिन अब इसका जीवन ना ऐसा हो गया, इसकी फिक्स जॉब हो गई है, ऑफिस से घर 10 बजे, मतलब इसको मैं कई बार कहता हूँ बॉक्स टू बॉक्स जीवन। ठीक है, मतलब बेडरूम नामक बॉक्स में उठेगा, किचन नामक बॉक्स में लंच नामक बॉक्स तैयार कर बेडरूम नामक बॉक्स लेकर, टिफ़िन नामक बॉक्स उठाकर, लैपटॉप नामक बॉक्स पे पूरे दिन काम करेगा और घर नामक बॉक्स में आके सो जाएगा। तो इसका जीवन क्या है? बॉक्स टू बॉक्स है। मतलब इसकी लाइफ में अब कुछ झिंगा लाला हु नहीं बचा है, नयापन नहीं बचा है, जो कि उसको चाहिए। ठीक है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, लाइफ सेटल्ड हो चुकी है, लंच लिया, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस से घर, कुछ न्यूनेस नहीं है। तो जब लाइफ में 10 साल शादी को हो गए, 10 साल ये जीवन को ऐसे ही जी रहा है बिना न्यूनेस के, तो अब ये क्या करेगा? 10 साल कोई, 5 साल कोई, 3 साल, जिसकी जितनी डोमिनेटिंग होगी, ये न्यूनेस ढूंढेगा।
तो कई बार ये न्यूनेस इंसान अल्कोहल में खोजने की कोशिश करता है, चल यार रात को ट्राई करते हैं आज नया नया, कुछ भुलाने के लिए और कुछ फ्लेवर इन लाइफ, न्यूनेस चाहिए ना कुछ, तो इसको नयापन चाहिए। कुछ लोग अल्कोहल का सहारा लेंगे, और जो अल्कोहल का सहारा नहीं लेंगे वो एक्सटर्नल मैरिज अफेयर का सहारा लेंगे। यहीं से शुरुआत होती है एक्सटर्नल मैरिज अफेयर की। बाहरी रिश्तों की शुरुआत होने का जो जड़ है वो है वैरायटी इन देयर लाइफ। उसको लाइफ में न्यूनेस चाहिए। अब उसकी शादी को 10 साल 20 साल हो चुके हैं, शादी में कोई न्यूनेस बची नहीं है, रिश्ते में कोई न्यूनेस नहीं बची है, रिलेशनशिप में, लव में कोई न्यूनेस नहीं है उसके, कोई नयापन नहीं है उसके। तो जब रिश्ते में नयापन खत्म हो गया तो अब वो नयापन खोज रहा है। गलती उसमें उसकी नहीं है, उसकी नहीं है। नयापन ना उसको काम में मिल रहा, नयापन ना उसको खाने में मिल रहा, नयापन ना उसको घूमने में मिल रहा, नयापन अब उसको शायद ना अल्कोहल में मिल रहा। अब नयापन वो लाए कहाँ से? उसके रिश्ते में नयापन नहीं बचा, तो वो नयापन ढूंढता है एक रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ उसको किक मिलती है, जहाँ किक मिलती है, क्या है, कुछ नया है, कुछ नई चीज़ है, ये नया, उसको नया न्यूनेस फील होती है लाइफ के अंदर। और दूसरा पार्टनर ये सोच रहा है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी होगी, इसलिए मेरा पति या मेरी पत्नी किसी और रिश्ते में वो आई। एक रिश्ता तभी अच्छा चल सकता है जब आप एक दूसरे की साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड को समझें, एक दूसरे की, दोनों की नीड को समझें। मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ की नीड को समझे और वाइफ अपने हस्बैंड की नीड को समझे कि मेरे पति की ये नीड हैं जिसको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो खुश नहीं रहेगा। मतलब अगर आप अपने पति को खुश करना चाहते हैं और अपनी पत्नी को खुश करना चाहते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड को समझ लें। और जो कि इनविजिबल है, पता ही नहीं है, तो वो समझना और टफ हो जाता है। लोग अपने हिसाब समझते हैं, वो मेरे सुनती नहीं है, मेरी समझती नहीं है, मेरे को जानती नहीं है और अपनी चलाती है, मेरी तो इच्छाएं को कोई समझता ही नहीं है। अब वो अंदर ही अंदर घुट के रह रही है। हस्बैंड अपने अंदर घुट के रह रहा है। हस्बैंड को लग रहा है मैं ठीक हूँ, वाइफ को लग रहा है मैं ठीक हूँ। रिश्ते की दिक्कत सबसे बड़ी तो क्या है? यही तो दिक्कत है। हाँ, वो हस्बैंड सोचेगा तो यही सोचेगा यार मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। नहीं, हस्बैंड ये सोचेगा मैं कर किसके ले रहा हूँ, मैं कर इसी के ले रहा हूँ, और ये समझ नहीं रही है। और वो सोचेगी, वाइफ क्या सोचेगी, ये अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं और बोलते हैं मेरे लिए कर रहा है। तो आप कुंडली मिलवाते हैं, मिलवाइए, कितने गुण मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मिलवाइए, लेकिन साथ में PIP एनालिसिस टेस्ट जरूर करवाइए शादी करने से पहले। जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं शादी करने से पहले। मतलब जब शादी करने जाएं तो ये एक शीट है जिसमें 84 क्वेश्चंस होते हैं NLP के अंदर, उसका बकायदा टेस्ट होता है। आप वो टेस्ट करवाइए, प्रॉपर करवाइए। लाइफ पार्टनर चुनने से पहले उसकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड समझिए। मैं तो अपनी कंपनी में हायरिंग करता हूँ, ये प्रोसीजर है कि मेरे को उसकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड जाननी है। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि अगर ये HR के पास टूल हो, हाँ, तो हायरिंग के पहले उसको समझ में आ जाए, अगर इस बिहेवियर कोई है तो उसको ये पता चलेगा इसको रिटेन कैसे करना है अगर हायर कर लिया तो, ठीक है, और किस डिपार्टमेंट में हायर कर रहे हैं। अगर उसको हम किसी कोई मैनेजिंग पोस्ट दे रहे हैं जहाँ बिल्कुल प्रोसेस उसको वो करना है, उसको नयापन नहीं मिलेगा, वही मिलेगा तो फिर वो भाग जाएगा। उसके लिए फिर पैसा मैटर नहीं करता, उसके लिए पोजीशन नहीं करता जी, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। या तो गेमिफिकेशन बना रहे, हर दिन कुछ ऑफिस में नया होता रहे तो वो उसको किक मिलेगा। तो ये तो मतलब एक तो आपने पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर HR के पास ये टूल होगा तो। हाँ, तो ये 6 में से एक एप्लीकेशन की बात की आपने, अभी मैंने सिर्फ एक बताया। ओके, दैट इज अनिश्चितता। ओके, कि अनिश्चितता लोगों के लिए, जिनकी डोमिनेटिंग है, उनके लिए कितनी मैटर करती है। और आज ये लगता है कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर दिन होती चली जा रही है। बिल्कुल। तो रिलेशन में आज अगर आप देखोगे, इंडिया में डाइवोर्स रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, और ज़्यादातर जो डाइवोर्स है ना, वो 10 साल शादी पूरे होने के बाद हो रहे हैं। बच्चे 10th क्लास में आ गए, 12th क्लास में आ गए, अब पति पत्नी को साथ रहने का टाइम है, वो अलग हो रहे हैं। और ये बहुत कॉमन है, मतलब अब ये बहुत कॉमन और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बड़ा फैंसी सा हो गया है कि रात को कुछ तूतू मैं हुआ, हाँ, वो मॉर्निंग का भी वेट नहीं करेंगे,
वो अपने लॉयर को कॉल करेंगे, मॉर्निंग पेपर, इवन लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, चलो यही चाहिए तो पैसा लेके जाओ। उसके बाद उनकी लाइफ क्या हेल होने वाली वो नहीं पता। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं रूट कॉज पे। सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग आप ले लें तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो सकती है। तो पहला हो गया अनिश्चितता। तो यानी कि अगर वीडियो अभी तक किसी ने देखा है, हाँ, उसके लाइफ में भाई हो, उसका पार्टनर हो, कोई भी हो, अगर इस लेवल का कुछ वो SOS मोड में है, ठीक है, पैनिक सिचुएशन में है, तो इमीडिएट उसको ये टेस्ट करवाना चाहिए दोनों का। हाँ, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि प्रॉब्लम है कहाँ। रिश्ता 100% बच सकता है अगर वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर लें कि इसकी साइकोलॉजिकल मोटिवेशन नीड क्या है। अच्छा, मान लीजिए पता चल गया किसी को, तो 1 मिनट आप सोल्यूशन भी बता दीजिए, ऐसे लोग करना क्या चाहिए जिससे कि उनको किक मिले और वो स्ट्रेंथ बने हो। जो उनका प्री इंस्टॉल्ड पहला है वो उनके लिए स्ट्रेंथ का काम करे, वीकनेस काम ना करे। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, Please. फिर इसका यूज हम प्रैक्टिकल यूज क्या है लाइफ में उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। वो है अनिश्चितता। दूसरी हो गई निश्चितता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में ना सब कुछ कंफर्ट, सेफ और सिक्योर चाहिए। मतलब ये लाइफ में ना रिस्क नहीं ले सकते, इनकी झंझट नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले, अरेंज मैरिज वाले। ठीक है जी, मेरे को नहीं पढ़ना है गर्लफ्रेंड के चक्कर में, मुझे तो सिंपल सरल जीवन जीना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बॉक्स टू बॉक्स वाले। ये हो गए निश्चितता वाली जिंदगी जीने वाले लोग। ठीक है, तो अगर इन निश्चितता वाले लोगों को आप लाइफ में फैसला लेने के लिए बोलोगे, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है कि जो निश्चितता वाला है इसके अंदर अनिश्चितता वाली चीज़ नहीं है, 6 की 6 सबके अंदर हैं, लेकिन कोई 1 या 2 ऐसी है जो हायर साइड पे होगी, बहुत डोमिनेटिंग होगी, वो आपको लीड करती होगी। तो जो निश्चितता वाला व्यक्ति है, इसको अगर आप 1 करोड़ रुपए देंगे तो ये FD में लगाएगा, ये प्रॉपर्टी में लगवाएगा या गोल्ड लेगा। जी, मैं कम इंटरेस्ट खा लूंगा, कम ब्याज खा लूंगा, लेकिन रिस्क एकदम मिनिमम होना चाहिए। शॉर्टकट अमीर नहीं बनना, शॉर्टकट अमीर नहीं बन रहा। ठीक है, तो इनकी लाइफ के जितने भी फैसले होंगे वो सारे निश्चितता वाले होंगे। और निश्चितता हम सब लोगों के जीवन में कितना बड़ा रोल प्ले करती है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं मान्यताओं की, जब हम बात करते हैं बिलीफ की, तो हमने अभी बात करी बिलीफ सिस्टम की, तो सवाल मेरा यहाँ पर चंदन जी आपसे ये है कि हम ये मान्यताएं बनाते ही क्यों हैं? क्या आपको ये मान्यताओं का कॉन्सेप्ट इंसान के अलावा किसी और प्रजाति में भी देखने को मिलता है? नहीं। क्या डॉग की कोई मान्यता है? डॉग के भगवान होते हैं, काऊ का भगवान है, क्रो के भगवान है, स्नेक के भगवान है। किसी के भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इंसान के अलावा इस धरती पर किसी और में भी देखने को मिलता है, या सिर्फ इंसान का ही बनाया हुआ है? इंसान का ही बनाया हुआ है, राइट। बिल्ली के रास्ता काटने से जी दिन खराब हो जाता है, रात को झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर से जाती हैं। चल रही है मान्यताएं, ट्रांसफर हो रही हैं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि ये मान्यताओं का कॉन्सेप्ट बनता क्यों है? हम बनाते ही क्यों हैं मान्यताएं? जिसने बनाया होगा अपने कंफर्ट। पुराने टाइम में हाँ, लाइट नहीं हुआ करती थी, हमारे पूर्वज गांव में रहते थे, अंधेरे में रहते थे, दिन छिपे अंधेरा हो जाता था, जंगल में रहते थे, कीड़े मकोड़े आने के ज़्यादा चांसेस रहते थे। उस समय पर अगर रात को अंधेरे में आप झाड़ू जाकर लगाएंगे तो बहुत हद तक चांस है कि बिच्छू, सांप या कोई इंसेक्ट निकलकर आपको काट सकता है। अब इतना लंबा झमेला कौन समझाए? हमारे लोगों को एक ही बात समझ में आती है, जहां लक्ष्मी जुड़ी है वो बात समझ में आ जाएगी। तो हर बिलीफ को एक ही चीज से जोड़ दिया गया, और वो क्या है? धन। तो रात को झाड़ू लगाने से, अगर तूने झाड़ू लगाई तो तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, बात खत्म। अब कोई लंबा झंझट नहीं है समझाने का कि अंधेरा है, अब वही चीज चलती चली आ रही है। लेकिन क्या अब ऐसा यही सेम कॉन्सेप्ट आज भी है? लाइट है, कोई हम जंगल में तो रह नहीं रहे हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट है, 24 घंटे सफाई होती है वहाँ पर। तो क्या वहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही, रिवेन्यू नहीं आ रहा? वहाँ ज़्यादा आ रही है। वहाँ तो ज़्यादा आ रहा है, वहाँ तो ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट को, बिल्ली के मैं बिलीफ की बात कर दूँ तो पहले क्या हुआ करता था, बिल्ली और जो लाइक आपका जो लेपर्ड होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो एकदम सेम से ही लगते हैं। तो पहले जंगलों में जब लेपर्ड के बच्चे क्रॉस करते थे
या टाइगर के या शेर के बच्चे क्रॉस करते थे तो ये काफ़ी हद तक चांस होते थे कि माँ भी आसपास ही होगी। तो ये कहा जाता था कि अगर शेर का बच्चा क्रॉस करता हुआ दिखे तो उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि माँ भी आसपास होगी। अब यही कॉन्सेप्ट बिल्ली के साथ लगा दिया गया है, लेकिन इतना लंबा झंझट कौन समझाए भाई साहब। बिल्ली है तो उसके आसपास कोई और भी जानवर होगा, तुम मत जाओ। किससे जोड़ दिया? हाँ, किसी ने पीपल में भूत है, किसी ने हाँ, बोल दिया, हाँ, किस रीजन से बोला नहीं पता, बट वो फॉलो तो हो रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक खड्डे के अंदर 10 बंदर को डाल दिया और ऊपर लटका दिए केले, और केले के अंदर इलेक्ट्रोड से करंट छोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश करी, झटका लगा। एक को झटका लगा तो 9 को भी झटका लगा। तो फिर दूसरा बंदर खड़ा हुआ, उसने भी केला तोड़ने की कोशिश करी, उसको भी झटका लगा, बाकी 9 को भी लगा। अब तीसरे बंदर ने तोड़ने की कोशिश करी तो सारे जो 8 बंदर थे उन्होंने नीचे बैठा लिया, बोले तू तोड़ेगा साले, करंट मुझे भी लगेगा, मत तोड़। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उस खड्डे में से एक बंदर को निकाला और एक नए बंदर को डाला जिसने करंट आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जैसे ही वो नया बंदर केला को तोड़ने की कोशिश करी, उन 9 बंदर ने उसको खींच के नीचे बैठा लिया कि साले तू खींचेगा करंट लगेगा मुझे। अब एक नया बंदर और डाला, एक पुराना बंदर निकाला। अब जो नया बंदर आया, जैसे ही उसने तोड़ने की कोशिश करी, बाकी 9 ने उसको खींच दिया। अब हल्के हल्के वो खड्डे के अंदर सिर्फ नए बंदर रह गए, पुराने बंदर जिन्होंने करंट अनुभव किया था वो कोई भी नहीं रहा। अब वो इसी बिलीफ के साथ जी रहे हैं, किस बिलीफ के साथ, कि इसको तोड़ेंगे तो करंट लगेगा, लेकिन करंट उनको आज तक लगा ही नहीं है। ये ऐसे ही बनते हैं हमारे बिलीफ, मान्यताएं। इसमें बहुत डीप अभी बहुत साइंटिफिकली डीप जा सकता हूँ, लेकिन आज पॉडकास्ट का टॉपिक बिलीफ नहीं है। सिर्फ एक पॉडकास्ट हो सकता है बिलीफ सिस्टम पे, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कि हमारा दिमाग बिलीव बनाता ही क्यों है, उसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है। तो हाँ, डेथ पोजीशन तक आ जाते हैं इसी बिलीफ के चक्कर में। हाँ, तो बिलीफ वो लोग ज्यादा फॉर्म करते हैं जो सर्टेनिटी वाले होते हैं, जिनको जीवन में निश्चितता चाहिए होती है, राइट। तो जब हम भगवान के बिलीफ की बात करते हैं, आप मुझे बताइए, हम सभी लोग एक ऐसी दुनिया के अंदर जी रहे हैं जहां पर अगले पल क्या होगा नहीं पता, किसी को नहीं पता। मतलब कल सुबह क्या होगा किसी को नहीं पता, और ये फैक्ट है। अब भारत पाकिस्तान ही देखिए, देख लीजिए, फैक्ट है। मतलब अभी मेरे नोन में 7 दिन पहले एकदम ठीक है, हेल्दी हैं, और 7 दिन के अंदर डेथ हो गई। अब तो डेथ का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पहले लोग बूढ़े हुआ करते थे, प्रॉपर बूढ़े हुआ करते थे, एक एज होता था, फिर वो 7 दिन बेड पे होते थे, लोग अपना जो भी लास्ट क्रियाकर्म है किया करते थे। अब तो वी डोंट नो, सडन इसको हम बोलेंगे क्विक डेथ। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेथ, एक होगी क्विक डेथ, इंस्टेंट डेथ, एक होगी स्लो डेथ। अब अगली बार आप बुलाओगे लॉन्जिविटी पे तो इस पे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अनिश्चितताओं से भरी हुई है। अगले पल, अगले सेकंड, अगले लम्हा क्या होगा किसी को नहीं पता। और वी एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एक ऐसी दुनिया में तो नहीं रहना चाहेंगे जो अनिश्चितताओं से भरी हुई हो। इंसान के कंट्रोल में क्या है? क्या अर्थ की रोटेशन को इंसान ने कंट्रोल करके रखा है? ग्रेविटी इंसान ने कंट्रोल करी है? यूनिवर्स इंसान के कंट्रोल में है? क्या कंट्रोल में? कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, पैसे की कोई कमी है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी, कुछ नहीं है, लेकिन लॉस एंजलिस की फायर ने ये बता दिया कि नेचर के सामने आज तुम इंसान कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो आग लगी थी लॉस एंजलिस की, दिखा दी ना औकात कि भाई इंसान आज भी रियल में नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। कोविड इज द एग्जाम्पल। तो कहने का मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी वाला व्यक्ति को जीवन में निश्चितता चाहिए। क्या चाहिए? एक सेंस ऑफ सर्टेनिटी चाहिए कि देयर इज समथिंग हु इज कंट्रोलिंग दिस, और वो व्यक्ति मेरे फेवर में है। एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट को पैदा करने के लिए इंसान ने भगवान के कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। एग्री। तो अब जब हम गुरुद्वारे जाते हैं, जब हम मॉस्क जाते हैं, जब हम टेम्पल जाते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, तो वहाँ पर जाने से क्या आपको सेंस ऑफ पीस मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, शांति का अनुभव होता है? आप बोलते यार क्या शांति मिल रही है।
वो शांति का अनुभव मिलता है आपके जीवन की अनिश्चितताओं को ख़त्म करने से। वहाँ जाके ना आपको लगने लगता है अनसर्टिनिटी ख़त्म होती है, जीवन की निश्चितता आती है, और जितनी ज़्यादा निश्चितता आएगी आप उतना काम और कंफर्ट और रिलैक्स महसूस करेंगे। तो जिसके जीवन में जितनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होगी वो उतना ज़्यादा गॉड के बिलीफ को मानेगा। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत गरीब है वो बहुत कई बार भगवान को मानता है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी बहुत भगवान को मानता है, 10-10 अंगूठियाँ पहनेगा। पता है क्यों? वो क्यों कितनी अंगूठियाँ पहन रहा है? क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पर है, उसकी लाइफ में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। उसको क्या चाहिए लाइफ में? निश्चितता चाहिए। निश्चितता कहाँ से मिलेगी? इस बिलीफ से मिलेगी। तो उस बिलीफ को क्रिएट करने के पीछे का जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, डेट इज दी PIP, जो दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा आ गया हमारा, डेट इज द सिग्निफिकेंस। ओके। सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस जिन लोगों के अंदर डोमिनेट होगी, इनको लाइफ के अंदर नेम एंड फेम चाहिए, रिकग्नाइजेशन चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। आप पूरी जिंदगी इस व्यक्ति से काम करवा सकते हो कम पैसे देकर भी, बस इसको माला, मेडल और ट्रॉफी या स्टेज पर सम्मान दे दो। बोलेगा जी पैसा दो मत दो, इज्जत दे दो। तो आपने कई बार देखा होगा इज्जत की खातिर इंसान, सेल्फ रिस्पेक्ट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। कि तुमने मेरी 4 लोगों के सामने बेइज्जती कैसे करी, लो रिजिग्नेशन 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़रूरी है, उसका नेम एंड फेम बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो जिन लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये अपनी लाइफ में हमेशा नेम एंड फेम के पीछे भागेंगे। तो आप देखिए, एक व्यक्ति था जो जीवन में हमेशा नेम एंड फेम चाहता था, बहुत मेहनत करी उसने, कभी नहीं मिला, किसी ने नहीं पूछा बेचारे को। ठीक है जी, पॉजिटिव वे से उसने बहुत कोशिश करी। अब अचानक से उस व्यक्ति के हाथ से किसी का मर्डर हो गया। भाई साहब न्यूज़ चैनल वाले आ गए, न्यूज़ में फ्रंट पे फोटो आ गया, वो व्यक्ति हो गया जी फेमस। अब ये व्यक्ति कह रहा है यार यही तो चाहिए था साला, इतने दिनों से कोशिश कर रहा था, अच्छा कर रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था, यहाँ एक मर्डर क्या कर दिया गलती से, दुनिया पूछने लगी। अब यार ये चीज़ तो बढ़िया है, क्योंकि नीड ऑफ माइंड और नीड ऑफ साइकोलॉजी वही थी। उसको तो नेम एंड फेम चाहिए था, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कैसे मिल रहा है। कई बार क्रिमिनल के पैदा होने के पीछे का कारण यही PIP है। आप देखिए बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखिए, पहले क्राइम करने के बाद चोर दुपकते थे, आज क्राइम करने के बाद क्रेडिट लिया जाता है, जी हमने फोड़ा है बम, हम जिम्मेदारी लेते हैं इस क्राइम की, हमने किया है मर्डर, हमने गोली चलवाई है मुंबई में। आप देखो ना, चला था अभी बड़ा बॉलीवुड में। हाँ, लॉरेंस की बात करें इस लेवल पे, तो मुझे लगता है आप उनका PIP करोगे, हाँ, तो यही आएगा हाई डोमिनेटिंग की। हाँ, नेम और फेम चाहिए भैया, अपना वर्चस्व होना चाहिए। पैसे नहीं, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता। क्या लगता है सलमान खान जी के पास पैसे की कमी है क्या? लेकिन उसको चाहिए नहीं पैसा, उसको तो नेम एंड फेम चाहिए ना, उसकी PIP वो डोमिनेटिंग है हायर सेल्फ पे। तो कई बार इंसान उस नेगेटिविटी के अंदर अपनी PIP को सेटिस्फाइड करने लगता है, राइट? कई बार विक्टिमहुड के अंदर भी सेटिस्फाइड कर लेगा, बेचारा 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 रोता रहेगा आपके। अब रोने से अटेंशन मिल गई। आप देखिए कि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब कोई व्यक्ति हेल्दी है तो कोई नहीं पूछ रहा है इसको बेचारे को, ये व्यक्ति बीमार हो गया, पूरा घर अरे ला मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया, आराम कर ले, मैं कुछ खाने के लिए ले आऊँ, कुछ माथे पे रख दूँ, कुछ ऐसे कर दूँ। कहता है यार ये चीज़ तो बढ़िया है, साला हेल्दी थे कोई नहीं पूछ रहा था, बीमार हो गया तो पूरा घर अटेंशन दे रहा है। तो उसको फिर जब अटेंशन चाहिए उसको लगेगा बीमार हो जाओ, उसको पता भी नहीं होगा, वो खुद ऑटोमेटिक बीमार होने लगेगा, उसका दिमाग उसको बीमार करने लगेगा। बोले तुझे अटेंशन चाहिए, चल बीमार हो जा, खामा खा बीमार होने लगेगा वो।
तो जब कोई व्यक्ति सिग्निफिकेंस वाला है और कहीं से उसको टेंशन नहीं मिल रही, तो विक्टिमहुड के अंदर, क्राइम के अंदर और ऐसी नेगेटिव वे से वो अपनी सिग्निफिकेंस को पूरा करने लगेगा। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति आईएएस इसलिए बनना चाह रहा है कि उसको देश की सेवा करनी है, ठीक है। उससे अगर किसी से पूछो भाई तुम आईएएस क्यों बनना चाह रहे हो, क्यों बनना चाहते हो, वो कहेगा जी देश की सेवा करनी है। एक व्यक्ति से आप पूछोगे जी तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, कहेगा जी आईएएस बनेंगे तो रौला होगा, 4 लोग पूछेंगे, सल्यूट मारेंगे, नाम होगा कि नहीं होगा जी, तो मुझे तो नाम चाहिए। नौकरी एक ही है, पोजीशन एक ही है, लेकिन उस नौकरी को पाने के पीछे का जो नीड है वो सबका अलग अलग है। तो कैसे अलग अलग हुआ, साइकोलॉजिकल नीड ही तो है। तो तीसरी कौन सी हो गई, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब नेम एंड फेम। चौथी कौन सी हो गई, लव एंड कनेक्शन। लव एंड कनेक्शन जिनकी डोमिनेटिंग होगी, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इनके रिश्ते, इनके रिलेशन। जब तक ये 4 लोगों से हाथ ना मिला लें, गप्पे शप्पे ना मार लें, इनकी रोटी हजम नहीं होती, ठीक है जी। कोविड में इनको बहुत दिक्कतें हुई, चर्चा नहीं हुआ, बात नहीं हुई। तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप सेंट्रिक होते हैं, मतलब इनके लिए रिश्ते, इनके लिए संबंध, इनके लिए लोग बहुत ज़रूरी हैं, सोशल लाइफ, उनके कनेक्शंस होते हैं। तो इनके लिए वो बेहद ज़रूरी है, इनके लिए इनके रिलेशनशिप बहुत, कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है इनके लिए। समाज नॉर्मल पूजा पाठ भी करेंगे तो लगभग पता चला 400-500 लोग कनेक्ट हो गए। तो ये लव एंड कनेक्शन वाले, इनके लिए कनेक्शन और इनके लिए रिश्ते सबसे ज़रूरी हैं, यही सब कुछ है। सिग्निफिकेंस वाले व्यक्ति की अगर घर में शादी होगी तो ये लोगों को पता है कैसे इनवाइट करेगा, ये देखेगा इसको किस किसने बुलाया था, ये अपने रिश्तों को कैसे निभाएगा सिग्निफिकेंस वाला, कि हर बार मैं ही फ़ोन करूँगा क्या उसे, वो भी तो कर सकता है ना फ़ोन, उसके पास भी तो फ़ोन है, हर बार मैं ही जाऊँगा क्या उसके घर रिश्ता निभाने के लिए, वो भी तो। ये कौन सा वाला करेगा, सिग्निफिकेंस वाला। ओके, समझ गया, जो नेम एंड फेम वाला है, नेम एंड फेम वाला, टिट फॉर टैट। हाँ। हर बार मैं ही जाऊंगा क्या रिश्ता निभाने के लिए उसके घर। आपने कई बार लेडीज को इस कहते हुए सुना होगा, अरे वो भी तो कर सकती है ना फ़ोन, वो भी तो पहला मैसेज कर सकती है, वो भी तो मेरे को बुला सकती है, वो भी तो, उसने भी तो नहीं बुलाया था मुझे। इनके रिश्ते निभाने के पीछे की साइकोलॉजी है टिट फॉर टैट। लव एंड कनेक्शन वाला ऐसा नहीं कहेगा, उसने बुलाया नहीं बुलाया आई डोंट केयर, मैं बुलाऊंगा, मुझे बुलाना है, अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है। उसने फ़ोन किया नहीं, वो देखेगा भी नहीं कि उसने फ़ोन किया था कि नहीं किया, मैटर नहीं करता, वो फ़ोन मिला देगा झट से, अरे याद आ रही थी इसलिए बात करने का मन कर गया। इसके लिए मैटर ही नहीं करता, इसके लिए मैटर करता है कि इसको करना है। आपको दोनों तरीके के लोग दिखेंगे समाज में, एक दिखेगा टिट फॉर टैट वाला और एक दिखेगा जो खुद से इनिशिएटिव लेगा, वो ज़्यादा सोचे साचेगा ही नहीं, क्योंकि इसके लिए रिश्ता बहुत ज़रूरी है। और अगर इसके रिश्ते या इसकी कम्युनिटी या इसकी सोशल बिल्डिंग में ये कहीं पे अटक जा रहा है, मतलब नहीं हो रही है, तो ये अकेलेपन के साथ जिएगा जीवन। मतलब आपने इसको कहीं ऑर्फनेज में डाल दिया, ऐसे 4x4 के कमरे में डाल दिया जहाँ पर सोशल लाइफ नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही है, राइट, अकेला पड़ा है, थलक पड़ा है, तो ये ना मतलब जीते जी मरा हुआ है। इसको तो मैं फील कर सकता हूँ ये जीते जी मरा हुआ है। आप इसको कितने करोड़ों रुपए दे दो, पैसे तो फिर मैटर ही नहीं करते ना इसके लिए, क्योंकि इसको मजा ही नहीं आ रहा जीवन जीने में, ये तो अकेला जीवन जी रहा है सिर्फ। और फिर आ गई हमारी 5वीं, दैट इज दी कंट्रीब्यूशन। चौथे वाले का लाइफ कैसे होता है, हस्बैंड वाइफ अगर मैरिड है तो? अगर ये मैरिड हैं तो लव एंड कनेक्शन कितना ज़रूरी है इनके लिए। हाँ, मतलब इनके लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है अगर इस भी राइट, मतलब अगर लव एंड कनेक्शन वाले हैं तो रिलेशन में कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर जिसका डोमिनेटिंग है उसके लिए तो देखिए फिर वो खुद से पहल करेगा, मनाएगा, कोई दिक्कत होगी तो झुक जाएगा, क्योंकि इसके लिए रिश्ता मैटर करता है। लेकिन अगर सिग्निफिकेंस वाला है वो कहेगा जी सुबह डाइवर्स लेना जाओ यहाँ से, क्योंकि उसके लिए तो ज़रूरी नहीं ना रिश्ता, उसके लिए तो क्या ज़रूरी है, उसका नाम और उसका कहता ना मैं वाली फीलिंग, मैं मर्द हूँ, सिग्निफिकेंस वाला, मैं मर्द हूँ, मैं कैसे झुकूंगा, वो इसके लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग है। उसके लिए ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं होगी। अगर कोई हस्बैंड है और वो लिव इन कनेक्शन वाला है तो कहेगा जी आई एम सॉरी। तो हस्बैंड 3 और वाइफ 4 हो या 4 वो 3 हो तो कैसे होगा?
इस पर अभी हम निकालेंगे। ओके, ठीक है, अभी हम निकालेंगे। तो हमारी मतलब पांचवी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सब निकल सकता है, सब निकल सकता है, सॉल्यूशन सबका है। सॉल्यूशन Right. नहीं, सॉल्यूशन क्या है, बस अंडरस्टैंडिंग कर कर उसको कैसे फुलफिल्ड करना है, ये ही एक सॉल्यूशन है। इसको बदल तो सकते नहीं आप। हाँ, मतलब ये समझ जाना समझ कि जाना। बीमारी है, हाँ। ये प्रिकॉशंस लेनी हाँ, है, हाँ। जिससे कि बीमारी या तो वहीं तक रहेगी या हाँ। धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, बस इसको समझ के अंडरस्टैंडिंग कर कर कि मेरी ये है, मुझे अपनी लाइफ में वैसे फैसले लेने हैं जिससे ये फुलफिल्ड हो, तो आप एक खुशी का अनुभव करेंगे जीवन में, हर काम में। हाँ, आप अलर्ट हो, आपको हाँ। पता है कि यार आपका ये हाई है, ये हाई weak है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और आप ना अभी देखना, अभी आपको रियलाइज होने लगा होगा कि हाँ यार मैं ऐसा हूँ, हाँ, कि यार मेरे लिए देखो ये लव एंड कनेक्शन वाली है, मेरे को सिग्निफिकेंस वाली है। हाँ, मतलब जो- आपकी तो मेरे को ही देख के जो 2-4 पता लग रही है वो है और जो भी देख रहे हैं वो भी टाइप करें कि क्या लगा उनको अभी तक, अभी कि तक। चंदन सर की तो एक तो सिग्निफिकेंस है ही है, एक लव एंड कनेक्शन है ही है, ये तो दो तो है ही है। हाँ। ठीक है, बाकी निकलेंगी तो निकल के आएंगी। हाँ, और पांचवी हो गई, दैट इज दी कंट्रीब्यूशन। ओके, राइट, तो जिन लोगों की कंट्रीब्यूशन डोमिनेटिंग होती है, ये लाइफ में इनको फुलफिलमेंट तब मिलेगी जब ये किसी की जिंदगी में मदद कर पाएंगे, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग नेचर वाले होंगे। टाटा जी जैसे थे। हाँ, टाटा जी, रत्न टाटा जी जैसे थे, या मदर टेरेसा जैसे थी, या ऐसे और भी बहुत महान लोग बहुत हुए सारे ऐसे लोग। जिन्होंने अपना जीवन ही कंट्रीब्यूशन में समर्पित कर दिया। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीब्यूशन वाले रोल करते हैं जो कि मैंने देखा है, आप सेवा करते हैं। तो जितने भी लोगों ने कभी भी अपने जीवन में किसी की कोई मदद करी है, क्या मदद करने के बाद आपको एक खुशी मिलती है? अच्छा सा लगता है, किक मिलती है। अच्छा, मेरा सवाल है, अगर आप मदद करने के योग्य हैं और आप किसी की मदद नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, तो आपको कैसा लगता है? तकलीफ होती है, गिल्ट होती है, थोड़ा सा लगता है यार कर देनी चाहिए थी, नहीं करी, चल मोड़ लेता हूँ गाड़ी, चल फ़ोन कर लेता हूँ। मतलब आप प्रयास करते हैं, रिग्रेट सी होती है, गिल्ट सी होती है, पनिशमेंट देता है ब्रेन आपको आपका। तो सवाल ये है कि किसी की मदद करने से आपको जो खुशी का अनुभव हो रहा है, मैं कहता हूँ व्हेन यू गिव टू योरसेल्फ नॉट टू अदर्स। जब आप किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप उसके जीवन में नहीं कर रहे, आप स्वयं के जीवन में कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, लेकिन आप उसकी मदद कर ही नहीं रहे हैं, आप अपनी मदद कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको मदद करने से खुशी मिल रही है और आप उस खुशी के लिए कर रहे हैं मदद, या ना करने से आपको वो तकलीफ मिल रही है, वो गिल्ट मिल रहा है, उस गिल्ट को ना महसूस करने के लिए आप मदद कर रहे हैं। और जब खुश होंगे तो उसे कई गुना आप बना लेंगे। तो ये जो खुशी का आपको अनुभव हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी वो साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हुई। किक मिलेगा आपको, और ये प्राइसलेस है। जितनी ज़्यादा बार आप अपने जीवन में अपनी साइकोलॉजिकल डोमिनेटिंग नीड को सेटिस्फाइड करेंगे, उतनी ज़्यादा खुशी का अनुभव आप जीवन में करते रहेंगे। पांचों में से चाहे जो हो, जो 6 में से, 6 में से अभी तक 5 हम जो जाने हैं। राइट। और छठी हो गई हमारी, डेट इज द ग्रोथ, तरक्की, नेक्स्ट लेवल, कामयाबी, सफलता। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे जी मेडल अपना पास रखो, माला भी अपनी पास रखो, सर्टिफिकेट भी पास रख लो, ठीक है, सैलरी बढ़ा कर दे दो। बात पैसों की करो, बात पैसों की करो। इंसेंटिव बताओ पहले, इंसेंटिव बताओ पहले कितना मिलेगा। ये माला वाला स्टेज पे मत बुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। मेरे को तो तुम ये बता दो जी इंक्रीमेंट कितना दोगे। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसको लेना देना है सिर्फ नेक्स्ट लेवल से। इसको रिश्ते में भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, इसको कारोबार में भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, इसको जॉब में भी नेक्स्ट लेवल चाहिए, इसको हर एरिया ऑफ लाइफ में तरक्की चाहिए। और अगर ये जीवन में स्टक्ड हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, तो ये एक घुटन के साथ जीवन को जिएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जीवन में सब कुछ कर रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा आगे, रुक गया, ठहर गया एक जगह पर, एक स्टेज पर आके कई बार ना लाइफ में ठहराव आ जाता है। मतलब ग्रोथ वैसी नहीं होती जैसे इंसान चाहता है, तो वो घुट घुट के जी रहा है और किसी को पता भी नहीं कि घुट घुट के क्यों जी रहा है। उसको तो नहीं पता। हाँ बिल्कुल, अब अभी ले मैन को हमें पता ही नहीं नीड क्या है, नीड क्या है। ठीक है, जैसे अभी मान लो मुझे भूख लगा, चलो ठीक है कुछ हम खा लेते हैं, इंडिकेशन आ रहा है भूख लगा है और ये दिमाग कह रहा खाते, बट
इसको जो भूख है जिसकी, हम सालों साल से इसको ना खाना दे रहे हैं, ना पानी दे रहे हैं, ना डोज दे रहे हैं, और जो चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, दे कुछ और रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली खुद फीड कर रहा है और हमें पता भी नहीं है। मतलब आपके जितने भी बिहेवियर हैं वो आपके हैं ही नहीं, वो आपकी साइकोलॉजी के सेटिस्फेक्शन के लिए हुए फैसले हैं जो आप लेते हैं। तो जब आप किसी से मिलते हैं तो आप मान लो कोई गलत किया, बहुत अच्छा किया, तो आपको लगता है किसी पर्सन ने किया या इसका ब्रेन ऐसा है? बिकॉज हम लोग तो उस ब्रेन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक फिजिकल फॉर्म में, नाम है, ये है, चेहरा है, बट कमांड तो वही कर रहा है। साइकोलॉजी, उसकी ब्रेन क्या है? ब्रेन एक हार्डवेयर है, माइंड क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो वो जो ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर है, जो प्रोसेसिंग पूरी यूनिट है, वो उसको चला रही है। तो एक्चुअली में करवाने वाला जो चीज़ है वो ब्रेन है। ब्रेन है। शरीर क्या है? ये तो सेल्स हैं। तो सेल्स सिर्फ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो करने वाला है वो ये ब्रेन ही है। तो इसलिए बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि है पीएफसी। पीएफसी मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जो ह्यूमन स्पीशीज़ को डिफरेंट बनाती है चीज़, वो है पीएफसी, जिसको हम पीएफसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। हमारे ब्रेन में पीएफसी को इंटेलेक्ट बोला जाता है, जिसको बोलेंगे लॉजिक ब्रेन। तो आपकी पीएफसी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा आपकी बुद्धि, विवेक, इंटेलेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। तो जो व्यक्ति इमेच्योर होते हैं या इमेच्योरिटी से फैसले लेते हैं या ज़्यादा एंगर, ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी को सफ़र करते हैं, उनका पीएफसी वीकर होता है, उनका एमेगडला हाई होता है। तो वो अपनी लाइफ के डिसीजन एमेगडला से लेते हैं। ये अब ये दोनों अलग हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ओके। हाँ, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हायर एक्टिव होना इज इम्पॉर्टेंट, बुद्धि का एक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें। सारी रचनाएं जो हैं वो आप समझो। वैसे ब्रेन कहाँ होता है, किस तरफ? ब्रेन तो आपका पूरा मल्टीपल चीज़ों को मिलकर बनता है। लिम्बिक ब्रेन भी उसके अंदर है, उसके अंदर पीएफसी भी है, उसके अंदर एमेगडला भी है, और हर किसी का एक अलग अलग पार्ट है। मतलब लिम्बिक ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप, पीएफसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉजिक पर्पस। तो हर हिस्सा एक अपना अलग रोल निभा रहा है। तभी ये कहा गया है क्या कि मन के हारे हार है, मन के जीते मन जीत। के जीते जीत। मनी तो है सब कुछ, मनी है सब कुछ। इसलिए आपके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट अगर कोई चीज़ है तो ये स्कल ही है। इसके पर ध्यान कौन दे रहा है? इसलिए ही आप देखिए, हेलमेट क्यों कहते हैं? आप पूरा शरीर कवर करके तो नहीं जाते ना। हाँ। हेलमेट क्यों पहनने को कहा जाता है? कि भाई साहब पूरे बॉडी में हो गया तो बच जाओगे, ये गए तो गए, इसलिए हेलमेट ज़रूरी है। लेकिन आप ये बताइए, इतना सेंसिटिव टॉपिक, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पे ना तो लोग इतने कोई उनको एजुकेट कर रहा है, ना एकेडमिक में पढ़ाया जा रहा है, ना हमारे सोशल चीज़ों में अपब्रिंगिंग में समझाया जा रहा है, ना पेरेंटिंग में ये है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पूरी चीज़ें प्रोग्राम्ड है। और अगर ये अर्ली, जितना जल्दी हमें पता चल जाए कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारा सोचने का, करने का, फील करने का, तो एटलीस्ट वो अलर्ट मोड में रहेगा। अपनी लाइफ को हर एरियाज ऑफ लाइफ में वो बेहतर कर सकता है। मैं भी आपको इसका यूज़ बताऊंगा, फिर आप कहोगे अरे यार ये तो कमाल की चीज़ है। प्लीज़ सर, मैं तो अभी तक कमाल, मतलब वाकई में ये कमाल की चीज़ है। मतलब आप अपनी लाइफ को कितना बेहतर, कितना सिंपल, कितना हैप्पीनेस की तरफ आप लेकर जा सकते हो। सिर्फ एक वो बता रहा हूँ मैं एप्लीकेशन। सिर्फ एनएलपी के अंदर ऐसे ना जाने हज़ारों टेक्निक्स हैं। अच्छा, ये एनएलपी का ही एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, बहुत कितना बड़ा परसेंट पार्ट है? 1%। अच्छा, बस 1%। ये एक टॉपिक है सिर्फ एनएलपी का, सिर्फ एक ये छोटा सा टॉपिक है। मतलब मेरा तो पूरा एनएलपी का प्रैक्टिशनर प्रोग्राम होता है। मतलब मैं लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्काउंटेड लिंक, लोग उसको अटेंड कर सकते हैं। उसके अंदर 2-2 घंटे के 57 लेक्चर्स हैं। तो एक हफ्ते में एक ही अटेंड कर पाएगा, इतना बड़ा टॉपिक होता है वो। 1 साल तक लगातार अगर हर हफ्ते क्लास अटेंड करेगा तो उसको 1 साल लग जाएगा इस कोर्स को अटेंड करने में। इतना बड़ा कोर्स है ये। बाप रे, इतना बड़ा कंटेंट आपने बना दिया है ऑलरेडी। बना दिया है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंटेड, उसको वो जाके अटेंड कर सकता है। एक साल लग जाएगा उसको कम से कम सारी क्लास देखने में। और अच्छा, मान लीजिए जो नहीं पढ़ना लिखना चाहते हैं, सोचना, क्योंकि ना अभी क्या अटेंशन स्पैम लोगों बहुत डाउन हो गया, लोग शॉर्टकट ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो असेसमेंट भी तो करवा सकते हैं। मान लो आपके साथ कनेक्ट हो गया अपनी फैमिली का, अपना
पहले तो हस्बैंड वाइफ ही कराएंगे, भैया ये बताओ ये जो रात को तू में हो जाता है इसका रीज़न क्या है? खुद कर सकते हैं उसमें एक मतलब इसी के अंदर एक प्रॉपर क्लास है, उसमें असेसमेंट क्लास ही है, PIP एनालिसिस क्लास है। उसको जाकर वहाँ पर PDF भी दे रखी है और पूरा चैप्टर है, उसको देखें और करते रहें, खुद कर सकते हैं। मतलब ये कंप्लीट आपने ऑटोमेट कर रखा है? ऑटोमेट कर रखा है। इसमें ये है कि ओके जाके कर सकते हैं। अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तो फिर पर्सनली भी आप कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है मानो तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे PIP के ऊपर, जिसमें हमने 6 अभी यहाँ पर बताई। तो ये 6 में से 6 सबके अंदर हैं, इसमें से कोई 2 या 3 आपकी डोमिनेटिंग होंगी। क्या किसी को 6 होता है डोमिनेटिंग? नहीं, 6 के 6 डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना होता होगा? 3 हो जाएगा। मतलब हो सकता है आपको लगे 6 की 6 डोमिनेटिंग है, लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 पर ही फोकस करना है, और जो डोमिनेटिंग नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि जो डोमिनेटिंग नहीं है, अगर उनको फुलफिल करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो डोमिनेटिंग है उसको फुलफिल करने के लिए आपने कुछ नहीं किया तो वो आपकी बैंड बजा देगा। हाँ, जैसे अगर मैथ्स नहीं समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ, भाई तो फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस कर ले, मैथ्स पे नहीं कर मत करो। तो अगर लव एंड कनेक्शन वाली है मानो, और आप इसको फुलफिल करने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, और घुटन क्योंकि ये घुटन वाला सब्जेक्ट है, ये घुटोगे आप, आपको ऐसा लगेगा, मन भारी भारी सा लगेगा। फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, मान लो ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो लगेगा आपको नेम एंड फेम ना मिले, आपका फोटो ना आए कहीं, आपको पीछे की सीट दे दे कोई, तो आपको लगेगा साला मेरी तो इज्जत ही नहीं करी इसने। तो कोई काम करे उस पर कोई किसी ने कोई बोला नहीं, तो अगर मानो कोई व्यक्ति आपका जो उसको लव एंड वो सिग्निफिकेंस वाला है, और आप सिर्फ आगे पता है क्या बोल दो, उसकी 4 तारीफ कर दो, वो बंदा पूरी जिंदगी आपके साथ रह लेगा। मैं कह रहा हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन में ना, अगर मैनेजर और फाउंडर, मुझे लगता है कि उसको अपने हर एक पर्सन का निकलवाना ही PIP करवा, मैंडेटरी, एटलीस्ट उसको ये पता होगा कि करवाना कैसे है, इसका रिवॉर्ड कैसे देना, इसको रिवॉर्ड देना है, कैश देना है, कैसे करना, ठीक है, बस तो करना क्या है, और इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, और प्लस रिटेंशन बढ़ेगा। उसको पता होगा कि कल को अगर ये परेशान है तो रिटेन कैसे करना है, राइट। तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ इसका प्रैक्टिकल यूज से, ठीक है, नंबर 1 से। हाँ, मैं 6 की 6 के ही इसका यूज़ बताता हूँ कि अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, या हम जब अब ग्रोथ की बात करें, तो मैं एक ऐसा सीक्रेट आपको यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि आपका चैनल का भी नाम है लेट्स ग्रो विद मिश्रा जी, तो उसी की थीम पर मैं ये देता हूँ कि अगर आप अपनी जीवन में, अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो एक PIP का बेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और वो यूजेज में बता देता हूँ। मैं कहता हूँ हमेशा कि कोई भी बिजनेस B2B नहीं होता, कोई भी बिजनेस B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस नहीं होता, B2C भी नहीं होता, बिजनेस टू कस्टमर भी नहीं होता, हर बिजनेस H2H होता है। अच्छा, ह्यूमन टू ह्यूमन, क्या बात है, ठीक है। हर प्रोडक्ट को बनाने वाला इंसान और खरीदने वाला भी इंसान, और तो कोई ना खरीद रहा ना कोई और बना रहा। ये नया नाम दिया आपने, H2H, ह्यूमन टू ह्यूमन। आज ऑनरेबल रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए एक बहुत सुनहरा सपना लिया, देश की सबसे सस्ती गाड़ी बनाई, नैनो। लेकिन सवाल ये है, क्या आज उनका लिया हुआ सपना क्या आज चल पा रहा है या बंद हो गया, फेल हो गया? इतना खूबसूरत सपना कि वो लोग जो बाइक पर सफ़र करते हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, उनको गाड़ी दे सकें, 1 लाख रुपए की गाड़ी बना दी बाइक के रेट में, लेकिन नहीं चली। साइकोलॉजिकल नीड, क्योंकि हमारे देश में इंसान कार सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं, एक स्टेटस सिंबल के लिए खरीद रहा है। और ये भारत की इकलौती ऐसी गाड़ी थी जिसको खरीदने के बाद दुनिया को पता चलता था कि आप गरीब हैं। टकटकिया, मतलब लोग वो ग्लास डाउन करके देखते थे, बेचारा नैनो से चल रहा है, बेचारा। हाँ। तो कोई भी दुनिया में गरीब दिखना नहीं चाहता ना, वो भी गाड़ी खरीदने के बाद। हाँ। गाड़ी खरीदने के बाद तो इंसान को अमीरी वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, नहीं चली, साइकोलॉजिकल नीड ही तो थी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस वाले लोगों को बता रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है या अगर कोई भी सर्विस है और लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस के एडिक्टेड हो जाएं, तो क्या होगा? मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है मानो,
लोग उसके एडिक्टेड हो जाएं, तो क्या क्या चीज़ हो जाएगी? कमाल हो जाएगा। अरे भाई साहब, ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? ऑटोमेटिक। मतलब एडिक्टेड हो गए लोग, बार बार खरीदे जा रहे हैं। तो अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस का लोगों को एडिक्शन लगाना है, तो इन 6 में से आपके प्रोडक्ट और सर्विस में कोई भी 3 PIP फुलफिल्ड होनी चाहिए। मतलब कोई भी 3 PIP अपने प्रोडक्ट में और सर्विस में डाल दीजिए, लोगों को एडिक्शन लग जाएगा। ओके। आपके प्रोडक्ट में इन 6 में से कोई भी 3 कोई PIP भी 3। एटलीस्ट हाँ होनी ही चाहिए। तो क्या ये बिजनेस का भी असेसमेंट हो, क्या आप बता सकते हैं कि 3 PIP ये होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए? हाँ, क्योंकि कोई रिटेल में है, कोई होलसेल में निकाल है, सकते कोई बॉक्स टू बॉक्स में है। मैं उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चेक करते हैं। एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, फेसबुक ले लिया, फेसबुक, यूट्यूब ले लेते हैं, इंस्टाग्राम ले लेते हैं, चेक करते हैं कि छः में से कितनी है। पहली हो गई अनसर्टिनिटी। अनसर्टिन मतलब न्यूनेस। क्या फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब चलाने में नयापन है? बोर तो नहीं होते? नहीं। नई नई रील आती रहती है, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई? है निश्चितता, सर्टिनिटी। सर्टिनिटी मतलब कंफर्ट। क्या कंफर्ट है? बिल्कुल कंफर्ट है। तकलीफ अच्छा तो नहीं होती यूजर अंगूठा ऐसे ऐसे करने में? मस्त लेटे हुए एसी में चला रहे हैं, बैठे हुए चला रहे हैं, है। तीसरी हो गई नेम एंड फेम। लड़ाई इस बात की सोशल मीडिया पे तो, तेरे कितने सब्सक्राइबर, तेरे कितने व्यू, तेरे कितने लाइक है। लव एंड कनेक्शन, दिल जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? आजकल तो शादियां हो जा रही है जी फेसबुक से। कंट्रीब्यूशन, क्या मदद हो पा रही है सोशल मीडिया पे कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। होती है। लोग कोविड में कितनी मदद हुई सोशल मीडिया से? बहुत बहुत अब भी हो रही है। हो रही है। अच्छा, ग्रोथ, क्या पैसा कमा पा रहे हैं सोशल मीडिया से? बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं। एग्जाम्पल पॉडकास्ट में बैठे हैं। पॉडकास्ट में बैठे हैं। हमारा तो पूरा धंधा ही ऑनलाइन चल रहा है मेजरली। 90 to 80% बिजनेस हमारा ऑनलाइन ही आता है। अरे एक फिजिक्स वाला 8,000 हाँ। करोड़ का वैल्यूएशन लेके यूनिकॉर्न बन गया, दैट्स यूनिकॉर्न बन बिकॉज ऑफ गया। यूट्यूब। यूट्यूब और तो कुछ था नहीं। तो ग्रोथ भी है। तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 6 की 6 PIP हो गई? क्या लोग इसके एडिक्टेड हैं कि नहीं? बिल्कुल है। बेइंतहा एडिक्टेड है। और गजब का ऑटोमेशन है ये। गजब का automation। मतलब इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो साइकोलॉजी ऑटोमेशन लगाया है ना, मतलब साइकोलॉजी 1 2 3 और 4 5 6। मजे की बात बताऊं चंदन जी, कि जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव हो, नेगेटिव प्रोडक्ट में भी लगा दो भाई साहब, एडिक्टेड हो जाएंगे लोग। दारू देखो आप, वन हाँ। एग्जांपल है। दारू में देख कहीं भी लो, दुकान कंफर्ट खोल है। दो। हाँ। कंफर्ट है दारू में, वैरायटी है। दूसरी PIP वैरायटी है, नेम एंड फेम। अरे भाई साहब, कौन ऐसा प्रोडक्ट दुनिया का जो 1 घंटे के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा दे? हाँ। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, क्या इसके अंदर लव एंड कनेक्शन, दिल नहीं जुड़ते? मिल बैठेंगे जब, तू तो अपना भाई है। तू तो अपना भाई है, तेरे तो जान हाजिर है, हो जाता है कि नहीं? कंट्रीब्यूशन भाई साहब, इनसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने किया है कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम में यही लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे सरकार को। और ग्रोथ, ग्रोथ ही ग्रोथ है। ग्रोथ ही ग्रोथ है भाई साहब। करोड़ों रुपए जेब में करोड़ों रुपए जेब में आ जाते हैं। ठीक है। तो आप बताओ, एडिक्टेड नहीं है लोग? मतलब सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर दें तो क्या कुछ नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। ये तो हिप्नोटाइज करने वाला है ना, कि आप हिप्नोटाइज कर दोगे, मतलब आपके हिसाब से चलेगा सब कुछ। राइट। मार्केट आपको रूल नहीं करेगा, आप मार्केट को रूल करोगे। मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजिकल समझ लो तो क्या कुछ नहीं हो सकता आपके बिजनेस में। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लो तो सेल्स को मास्टर कर सकते हो। तो अब PIP में फाउंडर PIP और बिजनेस PIP सेम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? क्या ये चैलेंज आता है? मान लीजिए किसी बिजनेस की नीड हो नेम एंड फेम, बट फाउंडर का वो PIP अलाउ ना कर रहा हो नेम एंड फेम, तो उसमें भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, एक्शन तक डिसीजन ना पहुँचे। हाँ, हो सकता है ऐसा कि अगर आपके बिजनेस का PIP का नीड है नेम एंड फेम और एज अ फाउंडर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो आप उसको कंपनसेट कर सकते हो अपने बिजनेस में ऐसे किसी पर्सन के थ्रू लाकर जिसकी नेम एंड फेम वाली PIP। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरा नेचर जो है वो सर्टेनिटी वाला है, मेरे को एक सेफ्टी सिक्योरिटी वाली ज़िंदगी पसंद है, लेकिन मेरे बिजनेस की जो नीड है वो नेम एंड फेम वाली है, उसको चाहिए। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया में जिसकी PIP नेम एंड फेम होगी,
जिसका नाम बड़ा होगा, जिसको नेम एंड फेम कैरी करना आता होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल विराट कोहली, तो मैं उसको हायर कर सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए और उसका नेम एंड फेम यूज़ कर सकता हूँ, राइट। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो। जैसे बायजूस ने किया था, बायजूस ने किया, के फाउंडर के का अंदर तो नहीं था, बट शाहरुख खान हो गए या बड़े बड़े सारी सेलिब्रिटी को यूज़ किया, उनको यूज़ किया। अब सेलिब्रिटीज़ के अंदर नेम एंड फेम तो है, लेकिन हो सकता है जो दूसरी पीआईपी वो उनके अंदर नहीं हो। तो हर व्यक्ति के अंदर 6 की 6 होती तो हैं, लेकिन डोमिनेटिंग कौन सी है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको भी ऊपरी तौर पे लग रहा होगा कि ये है मेरी, लेकिन इसका प्रॉपर एक टेस्ट होता है जिसमें साइंटिफिक बेस पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको फिल कर कर उसको एनालाइज करना पड़ेगा एक चार्ट के अंदर, फिर एक्यूरेट पीआईपी निकल के आएगी। वो 1.5 घंटे का लमसम प्रोसेस है। तो हाइट डोमिनेटिंग अगर आप जिसको मानते हैं, कितना % वो अगर रिपोर्ट में है तो हाई डोमिनेशन है उसका? उसमें इसमें हमने हर क्वेश्चन के एक मार्क्स दे रखे हैं कि 10 पॉइंट्स हो गए, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो 5 पॉइंट्स हो गए। उसको करने के बाद आपका पॉइंट्स निकल कर आएंगे। अगर 100 पॉइंट्स लगभग आते हैं निकल कर, तो उसको हम मानते हैं कि आपका डोमिनेटिंग है। फिर आपको उसमें मास्टरी करनी चाहिए। हाँ हाँ, उसमें आपको मतलब लाइफ में फिर जितने भी डिसीजंस ले रहे हैं उसके इर्द गिर्द वो उसके इर्द गिर्द ही होने चाहिए। मतलब आपकी लाइफ पूरी उसके अराउंड ही क्रिएट होनी चाहिए। और अगर उससे हटकर कर रहे हैं, नेम फेम में आपकी पीआईपी में है नहीं, आप लगे हैं भाई साहब यूट्यूब चलाने में। इस पीआईपी से एक और अच्छा ये होगा कि फिर आपके लिए कोई गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा। आप और अगर आपको सफलता नहीं भी मिली, हाँ, तो आप सेल्फ डाउट में नहीं जाओगे। आपको अगर कुछ नहीं भी मिला ना, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि वो सेटिस्फाइड करने के लिए किया था ना आपने। मानो आपको अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं आपकी, क्योंकि मुझे पता है कंट्रीब्यूशन भी एक डोमिनेटिंग है, ठीक है। आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की आपने मदद करी, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं भी मिला, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपने वो अपने लिए किया था। आप जब किसी की नेम एंड फेम कर रहे हैं या अचीव कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट भी करने होते होंगे जहाँ पर हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में आपको रिजल्ट नहीं आया, लेकिन वहाँ पर आपको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, विजिबिलिटी मिल गई, तो आपको ना दुख नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उससे मेरे को विजिबिलिटी मिल गई, इंटेंशन क्लियर था। हाँ। लेकिन जो सर्टेनिटी वाला होगा वो पता है वो रात को हार्ट अटैक से मर जाएगा, कहेगा साला पैसे चले गए, कुछ आया है नहीं, इंट्राडे तो वो ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को समझिए। तब तो ये अगर हम पीआईपी की बात करें, सो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, इवन ट्रेडिंग में ही अगर डीमेट अकाउंट खोलने वाला है, तो पहले वो चेक कर ले कि ऐसा ना हो कि वो कैरियर चुनने का भी एनएलपी के अंदर एक टेक्निक है जिसको आप यूज़ करके अपने कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। सर कितनी टेक्निक है वैसे एनएलपी में? एनएलपी इज़ वेरी वास्ट टॉपिक, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। मैंने बताया कि आप अगर हफ्ते की एक क्लास भी अटेंड करोगे, इट विल टेक एटलीस्ट 365 डेज, आई थिंक 52 वीक इज कंप्लीट एनएलपी की पूरी कंप्लीट एनएलपी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। सीखना क्यों चाहिए किसी को? सीखना चाहिए अपने माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि एनएलपी एक ब्रिज है आपको आपकी मौजूदा ज़िंदगी और आपकी भविष्य की ज़िंदगी से जोड़ने का काम करता है। मतलब जैसे कि हम कैमरा खरीदते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, लाइट खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो उसके साथ ना पहले बुकलेट आती थी। फ़ोन के साथ ना पहले बुकलेट मैनुअल आती थी। आज कोई नई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना तो मैनुअल आती है कि पहले यहाँ क्लिक करो, इसमें ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, ये फ़ीचर है, ठीक है। दिक्कत पता है क्या हो गई है? भगवान ने हमारे भेजे में भेजा तो भेज दिया, लेकिन इस भेजे को यूज़ करने का कोई मैनुअल नहीं भेजा। भेजा तो भेज दिया, अब ये भेजा आपका भेजा फ्राई कर रहा है। तो ये इतनी खूबसूरत जो क्रिएशन है, इसका यूज़र मैनुअल तो है ही नहीं आपके पास। आपकी लाइफ कितनी अंडरस्टैंड हुई आफ्टर लर्निंग? आप एनएलपी को सीखना एक अलग चीज़ है, एनएलपी को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक अलग चीज़ है। ओके। कई बार लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन डे टू डे लाइफ में कितना कर पा रहे हैं ये काफ़ी हद तक मैटर कर जाता है। तो जब आप एनएलपी को सीख लेंगे ना, तो आपको लाइफ में ना बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में क्लियर हो जाएंगी, आपकी सफरिंग ख़त्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएंगी, एंजाइटी ख़त्म हो जाएंगी, रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, उसको होल्ड कर पाएंगे, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बन पाएंगे, सकते हैं। बैलेंस कर पाएंगे, बिजनेस में भी अच्छा कर पाएंगे। मतलब आपके मल्टीपल बिजनेस हैं, मैं भी मल्टीपल बिजनेस रन करता हूँ, मल्टीपल कंपनीज रन करता हूँ, अलग अलग पोर्टफोलियो की अलग अलग कंपनीज हैं। तो इतना सब कुछ मैनेज आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपनी पीएफसी पर काम किया है, अपने माइंड पर काम किया। और मैं भी जानता हूँ कि आप अपने ऊपर बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं। जब भी मुझे लगता है आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा मैं आज ये सीख रहा हूँ, मैं आज ये सीख रहा हूँ, तो वो आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, मैं बोलूँगा चाइल्डिश ब्रेन जो है, जो लर्निंग एटीट्यूड है, वो एक फाउंडर के अंदर होना चाहिए, राइट? तो ऐसा नहीं कि मैंने एनएलपी सीख लिया तो वो दी एंड हो गया। आज भी जहाँ पर भी जितना मौका लगता है, मैं आज भी अपनी सेल्फ लर्निंग पे उतना ही इन्वेस्ट करता हूँ कि मैं क्या और नया सीख सकता हूँ, मैं और क्या नई चीज़ लर्न कर सकता हूँ, और क्या बेहतर हो सकता हूँ। तो एनएलपी के लर्न करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपका पीएफसी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि रियलिटी में और परसेप्शन में डिफरेंस है। रियलिटी इज एनीथिंग विच इज हैपनिंग आउटसाइड दिस ब्रेन इज अनदर थिंग, एंड एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन इज अनदर थिंग। दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से अलग हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी, और ये एक यूज़र मैनुअल है, आप समझेंगे, आपको मज़ा आएगा। मतलब मेरे प्रोग्राम में 52 क्लास हैं, 57 क्लास हैं, और मैं दावे के साथ बोलता हूँ एक भी क्लास को आपने शुरू कर लिया, बीच में छोड़कर नहीं उठ पाएंगे। और दूसरा चैलेंज करता हूँ कि हर क्लास प्रीवियस क्लास से बेहतर होगी, और हर क्लास में नया कंटेंट होगा। मतलब 52 की 57 क्लास में एक भी कंटेंट, एक भी लाइन रिपीट नहीं है, सारा कंटेंट नया है, और हर कंटेंट पहली वाली क्लास से बेहतर है, कुछ रिपीट नहीं है। सोचिए कितना वास्ट टॉपिक है। सो मैंने और भी लोगों से डिस्कस किया है एनएलपी के ऊपर, पॉडकास्ट लिया है, बट आपकी जो क्लैरिटी है ऑन सब्जेक्ट, मैं उसको सब्जेक्ट लेता हूँ, मान लो आप उसके प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं। सो देखिए, टीचर ही किसी सब्जेक्ट को इजी करता है। खान सर ने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को विजुअल के माध्यम से इजी कर दिया। आज नाटो के बारे में जो वीडियो बनाया था उन्होंने, यूक्रेन और उसके बारे में, मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। उनकी वीडियो देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आ गया नहीं, और मैं फिर तब से देखना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया जिस लेवल बताया। तो एक टीचर ने तो ईजी किया। आज फिजिक्स वाला ने फिजिक्स को इतना ईजी कर दिया है कि लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक फिजिक्स जैसे टॉपिक को सीख पा रहे हैं। लोग एक्सपेरिमेंट से ईजी कर दिया। तो आपने भी अपने एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट से, एक्सपेरिमेंट से एक ऐसे टॉपिक को इजी करना चाहा और किया आपने, जो कि आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। किसी को लगता है एनएलपी से सेहत ठीक होती है, रिलेशन ठीक होता है, दिमाग ठीक होता है, एक इमेज है सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी चीज़ें हैं, बट तो समझ नहीं पा रहे एनएलपी से क्या होता है, सीखे कैसे, कराएं कैसे। तो आपने ये जो बताया, अब वो भी आपने कहा 1%, पीआईपी से 1%। तो अगर इसके हम डीप में जाएंगे तो ये तो पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। बिल्कुल 100% लाइफ चेंजिंग है। हर किसी को बिना कुछ सोचे एटलीस्ट लाइफ में ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। 100% एनएलपी को लाइफ में, किसी भी आप एज में हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी आप कैटेगरी के अंदर हैं, आपको एनएलपी एटलीस्ट एक बार सीखना ही चाहिए। और एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब एक बार के लेक्चर में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलेगी, तो आपको मल्टीपल टाइम उसको देखना पड़ेगा। और मेरे पास तो बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब ऐसी टेस्टिमोनियल आप यकीन मानिए, मतलब नाम तो नहीं लूँगा किसी का, मतलब बड़ी सर्जन है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन रिलेशनशिप सही नहीं है। ऐसी स्टोरीज़ हैं जो 15 साल से मेडिसिन्स पे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ ले रही हैं, प्रिंसिपल हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में आके इलाज चलता है, हरियाणा की रहने वाली हैं, और एनएलपी में आने के बाद
उनकी 15 साल से जो दवाइयाँ चल रही थी वो बंद हो गई, 2 साल से OCD की दवाई चल रही थी वो बंद हो गई। ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं। और मुझे कई बार लगता है यार ऐसा संभव हो सकता है क्या? मतलब 15 साल जो डॉक्टर से दवाई ले रहा था, वो दवाइयाँ जो नहीं कर पाई वो NLP ने माइंड में कर दिया। नहीं, यूज़र व्यूवर्स को भी लगता है होगा बार बार जो देखते हैं वो, कि क्या ये लोग यार भांग ऊंग खा के बात करते हैं, क्या बहकी बहकी बातें करते हैं कैसे, मतलब कोई, मतलब अगर ऐसा होता तो मेरे आज पिताजी जिंदा होते, ऐसा होता तो मैं ठीक होता। बट मुझे लगता है कि अगर बात लाइफ की है तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। इसलिए भी सामने वाले को झूठा साबित करना है और खुद को सच बनाना है, या सच खुद को झूठा और बिलीव करना है। जहाँ लाइफ की बात है वो चाहे मिथ्या है चाहे वो सही है, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं उसको फील नहीं कर सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को बोलूं कि आपने स्नेक का बाइट लिया है क्या, ठीक है, तो अगर नहीं लिया तो उनको कैसे ही पता चलेगा। ट्रू। तो मुझे लगता है कि फील तो करना पड़ेगा हर किसी को। इस पॉडकास्ट में मुझे ये समझ में आया कि मैं इतना अभी तक सीखा क्यों नहीं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सॉल्यूशन देना, तो अभी तक मैं ठीक ठाक दे लेता हूँ। बट मैं जब विजुलाइज कर रहा था तो मुझे ये लगा कि अगर मैं सीखा होता, राइट, तो जो भी मैंने अभी तक कंसल्टेंसी दिया वो और इम्पैक्टफुल हो पाता मेरा, और बहुत प्रॉपर मैनर में हो पाता। अभी तक ना, जैसे भैया है गांव में, तो मैंने कहा कि मुझे स्टेज पे बोलना मुझे बहुत किक मिलता है। 2000 लोगों को एड्रेस करना, उनके प्रॉब्लम को रियल टाइम सुन के सॉल्यूशन देना। अभी मैं TEDx गया था तो इसमें था, तो उन्होंने एक बात बोला, मैंने कहा कि मैं एक अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, हूँ भी। तो उन्होंने कहा कि आप सब वक्ता नहीं हो, यू आर ऑल इन्फ्लुएंसर्स। वक्ता इन्फ्लुएंसर में अंतर है। वक्ता एक प्रॉपर मैनर में बोलता है, उसकी प्रॉपर चीज़ें होती हैं। एक इन्फ्लुएंसर क्या होता है, उसका शुरू और एंड पता नहीं होता। ठीक है, तो मुझे ये पता चला नहीं यार सही बोल रहे हैं सम टाइम। तो ये आज का पॉडकास्ट जो हुआ, मुझे व्यूअर क्या सीखेंगे, क्या सीखे होंगे, बट पर्सनली मेरे लिए बड़ा गुड इंसाइट्स था कि मुझे ये करना चाहिए पर्सनली। ठीक है, और अभी तक मैं क्यों नहीं किया, इसका रीज़न ये है ना, ये 1% किसी ने सिखाया या समझाया ही नहीं। राइट। वो 100% समझाने की कोशिश कर रहे थे। राइट। क्योंकि ब्रेन कैसे समझेगा 100%। ट्रू भाई, जिसके बारे में नहीं पता मुझे, आज आपको मुझे अगर इंग्लिश सिखानी है, राइट, ठीक है, तो आप ऑस्ट्रेलियन में बात करके मुझे इंग्लिश नहीं सिखा सकते। आप मुझे हिंदी टू हिंदी इंग्लिश में पहले ही सिखाओगे सिखाना आप, पड़ेगा। कि भाई इसको ऐसे बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो किसी ने 1% ट्राई नहीं किया, तो आपने ट्राई किया, और आपके लिए 1%, हमारे लिए तो 100% है वो। राइट। ये नॉर्मल व्यूवर्स के लिए तो 100% है। राइट। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा हर किसी को कि आप चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप कराइए, और कुछ भी अगर अच्छा होता है तो इस वीडियो को फिर देखना, और उसी कमेंट पे ज़रूर थैंक यू लिखना, सो दैट पता तो चले। डेफिनेटली। और अगर ये लगता है कि किसी और के भी काम आनी चाहिए, किसी और को भी सीखना चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को प्लीज़ ज़रूर लोगों को शेयर करिए। हाँ। लोगों की ज़िंदगी तक लेके जाइए, लोगों की फैमिली तक लेके जाइए, अपने परिवार के साथ बैठकर इसको दोबारा देखिए। आई होप सो। नोट्स बनाइए, नोट डाउन करिए, PIP की लिस्ट बनाइए, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा इसको रिप्लाई करने की। और अगर फुल एनालिसिस कराना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है चंदन जी ने, उसको आप अटेंड करके पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने फैमिली के लिए तो इसको करूँगा। और मैं सबको फिर से अगेन बोलूँगा कि आप करिए और कमेंट करिए कि जो 6 एप्लीकेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा डोमिनेटिंग आप में ज़्यादा है। लगता होगा ना यार हाँ, मैं तो रिजल्ट रहता हूँ, ये नहीं कर। अच्छा, कुछ लोग अच्छे लिसनर नहीं होते। हाँ, उनको ये होता कब मैं बोलूँ, काटूँ, हराऊँ। सो अब समझने के बाद ही होगा, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। तो अगेन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपने स्टार्टिंग में ऑफ कैमरा जो बोला था कि लोग पार्ट 2 का डिमांड करते हैं, अब मुझे समझ में आया पार्ट 2 की डिमांड क्यों करते हैं, क्योंकि 1% बताया आपने। ठीक है, बिकॉज ये कोई बातचीत ऐसी नहीं है, बहुत साइंटिफिक बातचीत है, जो कि हम नहीं बोल रहे हैं,
वो ऑलरेडी हमारे ब्रेन का पैटर्न है, उस पैटर्न को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, वही बातें बोल रहे हैं जो ईश्वर ऑलरेडी फीड करके भेजे हैं। इसीलिए किसी ने बोला है कि कोई कमज़ोर या बहुत तेज नहीं होता, सबकी मेमोरी है, ट्रेंड है या अनट्रेंड है। ठीक है, आप ट्रेंड कर लो। अगेन सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको मैक्सिमम पॉडकास्ट करना चाहिए, टाइम निकाल करना चाहिए। आप नीड ऑफ टाइम है। थैंक यू सो मच। ठीक है, और मेरी तरफ से सर ढेर सारी विशेष। थैंक यू सो मच। आपके इस इनिशिएटिव से बहुत सारे लोगों के लाइफ ज़रूर इम्पैक्ट होगा, और वही वो खुशियाँ और वो आशीर्वाद देंगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में तो इम्पैक्ट करेगा। डेफिनेटली। अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।